250 रन तो टूर्नामेंट में पहले भी बने हैं, लेकिन 250 एक टीम ने बनाए, इनफैक्ट 257, दूसरी टीम ने 201 बनाए। तो आप ये लगा लीजिए कि 450 से अधिक रन एक पिच पे 40 ओवर के अंदर मैच में देखने को मिले। तो क्या पिच बहुत बढ़िया थी, बैटिंग बहुत अच्छी हुई, या ये कहें कि 6-6 दिन का ब्रेक था दोनों ही टीमों के लिए इस मैच में आने से पहले, वो बहुत बढ़िया साबित हुआ, कम से कम लखनऊ के लिए ज़रूर। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। और एक चीज थी कि ब्रेक के बाद टीमें कैसे निकल कर आएंगी। जहां एक तरफ लखनऊ थी जिन्होंने हार का सामना किया था, उसके बाद ब्रेक ली, वापस अंदर आए और बहुत चीजें टर्न अराउंड करने की कोशिश करी होगी एक ब्रेक के बाद। पंजाब के लिए ये अच्छा था कि शिखर धवन के पास रेस्ट करने का और मौका था, रिकवरी का और मौका था, और वापस कप्तान के रोल के अंदर आए फॉर द टीम। टॉस जीता जरूर था शिखर ने और बोला कि हम पहले फील्डिंग करेंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि यूजुअली ये ट्रेंड है T20 क्रिकेट का। लेकिन जब कायल मेयर्स और KL राहुल ने बैटिंग करनी शुरू करी ना, तो उसी अंदाज में कायल मेयर्स नजर आए। इनफैक्ट जो डाउन द ग्राउंड शॉट्स थे ना, जो उन्होंने चौके और छक्के मारे डाउन द ग्राउंड, वो बहुत ही बड़े थे। टोटल तो 14 छक्के लगे थे। अब बस पूछिए मत किस तरीके से बॉल हर कोने में जा रही थी मैदान के। लेकिन क्रिकेटिंग शॉट्स वर ब्रिलियंट। चाहे वो पहली ओपनिंग पार्टनरशिप थी 41 रनों की कप्तान KL के साथ और कायल मेयर्स के साथ, या आयुष बदोनी के साथ एक पार्टनरशिप थी, या मार्कस स्टोइनिस की पार्टनरशिप विद बदोनी, एंड उसके बाद निकोलस पूरन की। जितनी भी पार्टनरशिप्स चलती गई ना, ऐसा लगता गया कि ये स्कोर पहले तो 200 पहुंचेंगे, फिर 220 पहुंचेंगे, लेकिन 250 के ऊपर स्कोर पहुंचना, आप मान के चलिए कि बैटिंग वाज टॉप क्लास। बॉलिंग में ये ज़रूर था कि नो बॉल ज़्यादा डाली, मौके ज़्यादा दिए ऑपोजिशन बैटर्स को रन बनाने का, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी 250 रन। मुझे लगा कि जितनी ज़्यादा पिटाई गेंदबाजों की थी ना, कम से कम उतने ज़्यादा बेटर शॉट्स ये कह सकते हैं कि बल्लेबाजों के थे। एक चीज़ ज़रूर थी कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की कमी खली हरप्रीत को खिलाया नहीं था। गुरनूर सिंह का डेब्यू कराया था पंजाब की टीम ने, और कहीं ना कहीं मुझे लगा वन डायमेंशनल बॉलिंग अटैक हो गया। स्पिनर का जो महत्व होता है ना, वो जब वो नहीं होता तब ज़्यादा दिखता है। राहुल चहर ने स्पेल अच्छा डाला, विकेट जैसी भी हो, चाहे बैटिंग के लिए हो बॉलिंग के हो, लेकिन उन्होंने स्पेल अच्छा डाला। और जब राहुल ने अच्छा स्पेल चाहा, राहुल चहर ने, तो फिर ऐसा लगा कि सामने से अगर मैं भी सिकंदर रजा को सपोर्ट करने के लिए हरप्रीत सिंह होते लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो शायद कहीं मदद मिल जाती। भाई 9 गेंदबाजों का इस्तेमाल तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी किया था, लेकिन कहीं ना कहीं कमी ज़्यादा दिखी पंजाब के लाइनअप में, क्योंकि 200 से अधिक रन, 250 से अधिक रन बन गए। जब चेस करने के लिए आए तो अगेन शिखर धवन जल्दी आउट हो गए। हो सकता है क्योंकि बहुत समय के बाद आते हैं, इतना बड़ा विशाल स्कोर है, आप चेस करने के लिए रन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर कहीं ना कहीं निराश होती गई बल्लेबाजी। एंड स्कोर पर नजर डालेंगे तो 201 रन बनाए, जो कहेंगे खराब तो नहीं है, 10 रन के औसत से आप रन बना रहे हैं। शिखर धवन ने नहीं बनाए, लेकिन प्रभसिमरन ने फिर से डिसअपॉइंट किया, लेकिन अथर ताइडे ने तो बनाए। पहला मेडन हाफ सेंचुरी उनका इस टूर्नामेंट के अंदर, और वही बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर रहा इस मैच के अंदर, अपार्ट फ्रॉम कि आप क्या ढूंढे, कितने सारे चीज़ें आपके फेवर में नहीं गए, वो है ताइडे की इनिंग्स। लियम लिविंगस्टन ने भी थोड़े बहुत शॉट्स लगाने की कोशिश करी, बनाए भी, लेकिन सबको स्टार्ट मिला, लेकिन नॉट इनफ। कहाँ पर 10 रन के एवरेज पे आप रन बना रहे हैं, लेकिन एवरेज चाहिए 20 की। तो ये कहना बहुत आसान है कि रन बनाने चाहिए थे, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। हालांकि 51 रन से ही मैच हारी है टीम, लेकिन ये हार में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक जीत है कि आपने कम से कम 201 रन बोर्ड पे डाले। बट लखनऊ ने वापसी करी जीत के साथ, और कहीं ना कहीं उनके लिए ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी। पंजाब सोचेगी कि घर के अंदर कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि पहले भी हारे, पहला मुकाबला जीते थे, उसके बाद मैचेस लगातार हारे हैं होम ग्राउंड पे। तो ये कैसे टर्न अराउंड होगा, ये पंजाब के सामने एक चैलेंज है। और चैलेंजेस भी आने वाले हैं, क्योंकि अब तो वीकेंड है ना, वीकेंड के ऊपर 2 मैच खेले जाते हैं पहले दिन, और पहले दिन का पहला मुकाबला कौन सा है? गुजरात और कोलकाता के बीच, और ये मुकाबला कोलकाता में होगा। जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी ना, तो पहला मैच याद दिला देती हूँ कि रिंकू सिंह ने मैच जिता दिया था गुजरात के सामने कोलकाता को, और ये वही मैच था जो अहमदाबाद में वो खेले थे, जहां उन्होंने लगातार छक्के मारे थे और 29 रन चेस कर गए थे ओवर के अंदर। ये वही टीम्स हैं जो आमने सामने एक बार फिर होंगी, लेकिन वो मैच और इस मैच के बीच में बहुत कुछ घटा है। पॉइंट्स टेबल पर जो है वो गुजरात और ऊपरी क्रम पर है और कोलकाता निचले क्रम पर है, तो कहीं ना कहीं वो जो गैप है वो बहुत जल्दी फिल करना है। लेकिन उस गैप से पहले कोलकाता को एक गैप फिल करना है कि वापस से कैसे रेगुलरली एक के बाद दूसरा मैच जीता जाए। मैचेस जीती जरूर है कोलकाता 3 मुकाबले, लेकिन
कंसिस्टेंसी ऑफ विनिंग नहीं रही है उनका। कभी एक जीतते हैं फिर हारते हैं, फिर एक जीतते हैं फिर हारते हैं। तो पिछले मैच से निकल कर आएगा वो कॉन्फिडेंस, इस मैच में ज़रूर एट होम होपफुली कोलकाता अपने साथ लेकर जाएगा। पर क्योंकि आफ्टरनून गेम है तो कुछ और चैलेंजेस रहेंगे। स्पिन का बोलबाला रहेगा। सामने से गुजरात अगेन विद शुभमन गिल पिछले मैच में जो बढ़िया उन्होंने बैटिंग करी थी, और मैं समझती हूँ कि चाहे वो डेविड मिलर हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, वो स्ट्रॉन्ग बैटिंग नज़र आती है गुजरात की। इनफैक्ट बॉलिंग में मोहित शर्मा के आने से वो सॉलिडिटी, वो एक डेप्थ जो बॉलिंग की है ना, वो राशिद खान के साथ और ज़्यादा बेहतर हो गई है। पहले वाले तो अच्छी गेंदबाजी करते थे, मोहम्मद शमी है, बल अलजारी जोसेफ का तो नंबर नहीं लग रहा है अभी हाल ही में, लेकिन बहुत ही अच्छी सॉलिड टीम नज़र आती है गुजरात। हारती है ना तो बहुत क्लोज मार्जिन से हारती है, तो ऐसा कोई बड़े मार्जिन से नहीं आती जैसे कोलकाता हारती भी आई है। लेकिन कोलकाता को हल्का लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एक जीत टर्न अराउंड कर सकती है, और मुझे लगता है स्पिनर्स, क्योंकि उनके स्पिनर्स स्पेशली लेड बाय वरुण चक्रवर्ती अब ज़्यादा बेटर गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी। स्पिनर्स आई डू फील विल हैव द की इन द आफ्टरनून गेम। चाहे कोलकाता के तरफ जाएं या गुजरात की तरफ जाएं, तो स्पिनर्स के हाथ में खेल ज़्यादा है, ये मेरा मानना है। आप बताइए आपका क्या मानना है। दिन का दूसरा मुकाबला, अब दूसरा मुकाबला रहेगा कैपिटल्स से। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स सामने होंगे एक दूसरे के, और दिल्ली पिछले दोनों मुकाबले जीता, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टीम थी जो पिछड़ गई थी टूर्नामेंट के अंदर, उन्होंने जीतना शुरू किया। पहले घर के अंदर जीते थे, फिर बाहर जाके जीते, सामने हैदराबाद के जीते, अब हैदराबाद को होस्ट करेंगे। अभी तक बहुत ज़्यादा मुकाबले हाई स्कोरिंग रहे नहीं है दिल्ली के, खास तौर पर क्योंकि उन्होंने चेज इतना बढ़िया नहीं किया, ये टारगेट भी बहुत बड़ा सेट नहीं किया। एनीवेज, डेविड वार्नर, अक्षर पटेल, दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर पूरी टीम निर्भर करती है। डेविड वार्नर रन्स बना रहे हैं, अक्षर पटेल का ऑलराउंड खेल है। इस टीम के अंदर खिलाड़ी तो बहुत भी हैं, आपके पास अनरेख नौके हैं, आपके पास मुकेश कुमार है, आपके पास मनीष पांडे हैं, कुलदीप यादव है, प्लेयर सारे हैं भरे हुए हैं और अच्छे भी हैं, लेकिन टुगेदर वो क्लिक नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि वो दो मुकाबले जीते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सोचेंगे घर के अंदर उस टीम के सामने जिनको अभी कुछ दिन पहले ही हराया है सनराइजर्स को, तो उसको हरा सकते हैं। भाई सामने की टीम में एडन मार्करम के पास ज़्यादा परेशानी है कि वो किसके साथ बैटिंग ऑर्डर में जाएं। खुद तो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, हेनरिक क्लासन उनके साथ उनसे पहले आ जाते हैं, हैरी ब्रुक भी उनसे पहले चले जाते हैं, कई दफ़ा क्लासन बाद में आते हैं, लेकिन वो बैलेंसिंग एक्ट नहीं दिख पा रहा है बल्लेबाजी में। राहुल त्रिपाठी का भी बल्ला इतना बढ़िया नहीं चला है ओवर द पास्ट फ्यू मैचेस, तो वो मयंक अग्रवाल पर रिलायंस दिखती है। सो बैटिंग में बल्लेबाजी डेप्थ है, लेकिन फायरिंग ऑल सिलेंडर्स जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। इसलिए मयंक मार्कंडे की तरफ जाना चाहता है, भुवनेश्वर कुमार की तरफ जाना पड़ता है, नटराजन और उमरान मलिक जो कि अगेन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस से जाना पड़ता है। एक नुकसान है क्योंकि वाशिंगटन सुंदर अब टूर्नामेंट से बाहर हो गए इंजरी के कारण, सो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो क्या वापस आदिल रशीद की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि वो फॉरेन प्लेयर हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको एक बैटर फॉरेन प्लेयर बाहर बिठाना पड़ेगा। और अगर टॉसअप में देखेंगे तो क्या हैरी ब्रुक की जगह आदिल रशीद को बिठाएंगे? अगेन अ वेरी डिफिकल्ट कॉल। मुझे लगता है वो टीम मैनेजमेंट का कॉल रहेगा, ब्रायन लारा का कॉल रहेगा, क्योंकि क्या वो रिस्क लेना चाहते हैं? दिल्ली के अंदर आप ये रिस्क ले सकते हैं, कम से कम आप ऑप्शन देख सकते हैं कि आप बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन ऑल इन ऑल लो स्कोरिंग मुकाबला, शाम का गेम है, देखने को मिल सकता है। अगेन मैं यही रिपीट करूंगी कि मुझे लगता है स्पिनर्स का रोल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अब टूर्नामेंट ऐसे स्टेज पे आ गया है जहाँ पिचेस भी थोड़ी सी ज़्यादा ड्राई होने लगी हैं। काफ़ी समय से दिल्ली में मुकाबला हुआ नहीं है, तो हो सकता है सीमर्स को मदद मिले। नौकिया और जब मुकेश कुमार दिल्ली के लिए गेंदबाजी करेंगे, उमरान मलिक तो पेस है, इनके लिए तो कैसी भी पिच दे दीजिए, ये तो कहीं ना कहीं अपना इंप्रेशन जमा ही देंगे। लेकिन मैच विनिंग कहाँ से निकल आएगा? क्या कुलदीप यादव वापस एक और इम्प्रेसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस देंगे या मयंक मार्कंडे? भाई मयंक मार्कंडे के ऊपर मेरी तो बिल्कुल क्लियर कट नज़र है, क्योंकि मुझे लगता है इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे बढ़िया वापसी करी है पिछले कुछ सालों से लेकर अब वापस इस टूर्नामेंट के अंदर। ही इज़ बीन एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, हैज़ बीन अ रिमार्केबल रिटर्न इनटू फॉर्म फॉर मयंक मार्कंडे। सो इनको मैं काउंट आउट नहीं करूँगी, लेकिन ये मेरी सोच है। आप ये ज़रूर बताइए कि दूसरा मुकाबला कौन जीतेगा, दिल्ली और हैदराबाद के बीच में कौन सी टीम बाजी मारेगी? ये आपका होमवर्क है। और एक और होमवर्क है, लाइक कमेंट शेयर करने का, एंड सब्सक्राइब करेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।